नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपने पूरा हफ्ता देखा जब से लोकसभा का ये 18वीं लोकसभा का पहला संसद जो सत्र शुरू हुआ है, उसके बाद से जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी का जो रवैया है, उनकी सरकार का जो रवैया है, विपक्ष के तहत से ही या फिर पूरे लोकसभा में जो पूरी कार्रवाई हुई, वो सब आपने देखी। नरेंद्र मोदी इस बार बहुत डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने आसपास एक ऐसे इस तरह के कवच ओढ़े हुए हैं कि चाहे वो लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की हम बात करें, चाहे मंत्रिमंडल की हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने तमाम मंत्री जो बनाए हैं, जो पोर्टफोलियोज बांटे हैं, उनके सलाहकार अजीत डोभाल। अगर आप इस पूरी सरकार को अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी फर्क आपको 2019 से नजर नहीं आएगा। और यही आपको बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी इस बार कितने डरे हुए हैं, कि वो उन कवचों के सहारे अपने आप को ढके हुए हैं। उनको ये साफ तौर पर पता है कि इनमें से एक भी कवच अगर उनके ऊपर से हटा तो कैसे ये सरकार जो कि बैसाखियों पर टिकी हुई है वो भरभरा कर गिर जाएगी। इसीलिए वो एक बार फिर से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाते हैं, इसीलिए वो अपने सलाहकारों को नहीं बदलते हैं, इसलिए वो मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हैं। वो अभी भी वही 50 साल की इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, एक के बाद एक 3 एयरपोर्ट्स पर दिल्ली, राजकोट और जबलपुर पर जो कुछ भी हुआ, आप देखिए कैसे दिल्ली के एयरपोर्ट के लिए वो याद दिला रहे हैं कि तो 2009 में बना था। कैसे अपनी गलतियों के लिए अभी भी वो इंदिरा गांधी, नेहरू, कांग्रेस इसी सबको कोसते हुए वो नजर आ रहे हैं या उनकी सरकार नजर आ रही है। इससे आपको ये बखूबी जाहिर हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार में, नरेंद्र मोदी ने भले ही शपथ ले ली हो एक प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से, लेकिन उनको पता है कि इस बार की उनकी सरकार किस तरह से टिकी हुई है दो बैसाखियों पर, जो कभी भी हिल सकती हैं और कभी भी दूसरी तरफ जा सकती हैं। हेडलाइंस मैनेजमेंट का पूरा खेल चल रहा है। मीडिया के जरिए राहुल गांधी को एक बार फिर से विलेन बनाने की कोशिश है। तमाम सवाल अभी भी विपक्ष से ही पूछे जा रहे हैं, तमाम तरीके से विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, विपक्ष के माइक बंद किए जा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो मुद्दे जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है। अगर नीट जैसे मुद्दे संसद में नहीं उठेंगे तो फिर कहां उठेंगे? अगर नीट जैसे मुद्दे जिन पर 24 लाख जो जो अभ्यर्थी हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है वो आप देखिए कैसे पेपर लीक के जरिए कैसे बर्बाद हो गया। अगर वो तमाम सवाल युवाओं से जुड़े हुए अगर संसद में नहीं उठेंगे तो फिर कहां पर उठेंगे? ये डरी हुई सरकार नहीं चाहती है कि इससे कोई भी सवाल पूछा जाए, क्योंकि इनके पास इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है। ये कोई भी अपनी जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हैं। ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। 10 सालों में तो आपने देखा जो तानाशाही हमने देखी वो सबके सामने है, और एक बार फिर से उसी तरह का रवैया इख्तियार करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वो ये दिखाना चाहते हैं अपने समर्थकों को या फिर अपने जो उनकी घटक दल है उनको या फिर जो मीडिया है उनको ये मैसेज कि भले ही ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, लेकिन आपको बताना ये है कि हम एक नरेंद्र मोदी में कोई कमी नहीं आई है और उनकी सरकार चलाने के पूरे तौर तरीके में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। जब से उन्होंने शपथ ली है तब से अब तक आप देखेंगे यही पूरा का पूरा उनका हेडलाइंस मैनेजमेंट का तरीका आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपको खबर बताने जा रही हूं, बात बिहार की करेंगे, क्योंकि 2 बैसाखियां हैं जिन पर ये सरकार टिकी हुई है और उनमें से एक है जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार। नीतीश कुमार दिल्ली में है, कार्यकारिणी की उनकी बैठक चली और उस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। भले ही आपको मीडिया में दिखाया जाए कि नहीं कुछ नहीं है और ये कहा गया है जेडीयू की तरफ से कि हम साथ रहेंगे, एनडीए के और अलग नहीं होने जा रहे हैं, इस तरह की बातें तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए भी कही थी। इस तरह की बातें जब जब उन्होंने पलटी मारी है तब तब उन्होंने और ज्यादा मजबूती और ज्यादा कन्विक्शन से इन तमाम बातों को कहा है, और उसके अगले ही दिन उसके अगले ही पहर हमने देखा कि उन्होंने अब पलटी मार ली। तो नीतीश कुमार तो इसी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई आखिरी वक्त तक जारी रहेगी। हम बिहार के विशेष राज्य के दर्जे
और बिहार को विशेष पैकेज के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए। जो हाईकोर्ट ने फैसला बदल दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे आरक्षण को लेकर। और ये भी कहा है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं अगर आप बिहार की तस्वीर देखें, जहां अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जेडीयू की सरकार है, तो आपको ये पता है कि तमाम नेता बिहार के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार पोजिशनिंग कर रहे हैं। उनका लगातार ये कहना है कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाए, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी नजर आए और वो अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। तो इससे आप ये समझिए कि दिल्ली में भले ही हेडलाइंस मैनेजमेंट का पूरा खेल चल रहा हो, लेकिन बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी हैं कि अगले 6 महीने नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत खतरों से भरे हुए हैं। ये सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, ये सरकार किसी भी वक्त अल्पमत में आ सकती है। इस तरह के तमाम आसार आपको नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो छवियां गढ़ी गई, जो उपमाएं गढ़ी गई, वो तो आपको पता ही है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के आते ही भरभरा कर गिर गई। अयोध्या से लेकर बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने से लेकर तमाम पेपर लीक, आतंकवादी के हमले, लगातार जो तमाम एक फहरिस्त है वो सब आपके सामने है, जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए हैं सरकार को बने हुए, और इस सरकार की विफलताओं की जो फहरिस्त है वो लगातार लंबी होती जा रही है। और आप ये देखिए कि जैसे ये जो फहरिस्त जो है, जो लंबी हो रही है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सरकार चौतरफा घिरी हुई है। इसकी समझ नहीं आ रहा है कि इस बार जो मजबूत विपक्ष है, संसद से लेकर सदन तक और सड़क से लेकर सदन तक जो मजबूत विपक्ष है, जो लगातार सड़क से भी डंडे खाकर जनता के सवाल उठा रहा है, संसद में भी उनके माइक म्यूट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। इस बार 140 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर, भले ही आपने ओम बिरला को बना दिया हो एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर, आप वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप लगातार करते रहे। आपको पता है कि 3 कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, और उसको लेकर ममता बनर्जी से लेकर एमके स्टालिन, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, उन्होंने सरकार को लिखा है, क्योंकि इन कानूनों के जरिए, जिनको काले कानून भी कहा जा रहा है, पुलिसिया स्टेट इस देश को बनाने की पूरी कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। इससे बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उनका कहीं ना कहीं इससे हनन होगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संदीप मनुधने जी हैं हमारे साथ, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और इसके साथ साथ अपनी बातों को बहुत बेबाक तरीके से न सिर्फ रखते हैं, बल्कि तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखते हैं। उनका अपना एक अलग अंदाज है चीजों को एनालाइज करने का। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली, ये तमाम आप एक घटनाक्रम देख रहे होंगे, और सरकार की विफलताओं की एक लंबी फहरिस्त भी आप देख रहे हैं। उद्घाटनों के नाम पर इलेक्शन से पहले जो एक खेल किया गया, जिससे आम जनता त्रस्त है, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो जाती है, और उसके बाद कैसे एक आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ हमें नजर आ रहा है। छात्र जो है अपने भविष्य को लेकर ये चिंतित है कि आखिर हमारे भविष्य के साथ क्या होने जा रहा है। जॉब्स तो पहले से ही नहीं है, और अब जो पेपर हैं, जो हमने साल भर मेहनत की, वो भी नहीं हो रहे हैं, वो भी लीक हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं, जिससे एक बार फिर से ये बताने की कोशिश है कि देखिए, शेर तो अभी भी दहाड़ रहा है, शेर अभी भी मजबूत है, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि शेर दहाड़ नहीं रहा है, बल्कि मिमिया रहा है। उसको ये डर है कि अगर उसके आसपास के जो तमाम कवच उसने बनाए हुए हैं, उनमें से एक भी अगर हट गया तो ये सरकार किसी भी वक्त गिर जाएगी। जी, बुशरा जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपने बहुत अच्छे मुद्दे रेस किए हैं, और वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीति हमारी देश की किस दिशा में जा रही है, आपने उसके नब्ज पे हाथ रखा है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं द गैप बिटवीन हाइप एंड रियलिटी।
हमारी वर्तमान सरकार पिछले 10 सालों से हाइप बनाने में यानी काफी बड़ी बड़ी कहानियां बनाने में और बड़े सपने बेचने में महारत हासिल कर चुकी है। यही मोदी जी का गुजरात मॉडल भी शुरू से रहा। और हाइप वर्सेस रियलिटी का मतलब होता है कि जब वो बड़ी बड़ी कहानियां यथार्थ के धरातल से टकराती हैं तो सच्चाई सामने आती है। फिर वो दिल्ली के एयरपोर्ट की गिरती हुई कैनोपी हो, या जबलपुर की गिरती हुई कैनोपी हो, या आज राजकोट की गिरती हुई कैनोपी हो, या अयोध्या की भरती हुई पानी से सड़कें हो, या अप्रोच रोड में हाईवे में पड़ती हुई दरारों के रूप में हो। न केवल इतना, बल्कि जिस वंदे भारत ट्रेनों से पूरी क्रांति लाने की बात की गई थी, आधिकारिक तौर पर अब उनकी स्पीड को कम करने का प्लान कर लिया गया है, क्योंकि सिस्टम वो लोड ही नहीं ले पा रहा है। लेकिन सपने दिखाए गए थे बुलेट ट्रेन के। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ, इस देश के नागरिकों के साथ, फिर भले ही वो मोदी जी के वोटर्स हों या मोदी जी के वोटर्स नहीं हो, वो 30-35% हो या बचे हुए 65-70% लोग हों, हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाने का वादा कर दिया गया है जो हकीकत में है ही नहीं, और जिसको बनाने के लिए सही संसाधन, सही सोच, सही समन्वय, सबको साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति का भी अभाव दिखाई दे रहा है। जब हम देखते हैं कि आज हमारी सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, हमारी ही सरकार है, वो भी अल्टीमेटली तो देश की सरकार ही है, इनका लक्ष्य वर्तमान में बहुत साफ है बुशरा जी। अपने पिछले इंटरेक्शन में भी मैंने ये बात आपसे कही थी, किसी भी कीमत पर 272 के मैजिकल फिगर को क्रॉस करना, उसके लिए जो करना पड़ जाए ये लोग करेंगे। तो अब जो करना पड़ जाए में क्या क्या आएगा? सबसे पहला आएगा कि अपने अलायंस पार्टनर्स की पार्टीज को ही निगल जाना पूरा पूरा, क्योंकि समन्वय करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से कोalition गवर्नमेंट चला पाना ये मोदी जी की न तो स्टाइल है, न उनको इसमें कोई रुचि कभी भी पिछले 22 सालों में रही है। जनता दल यूनाइटेड की आज की जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें इसका पहला संकेत आ गया है कि शायद मोदी जी और शाह जी के जो रणनीतिक चाले हैं, उसका एक सही दिशा में अब वो चलना शुरू हो गए हैं, और शायद जनता दल यूनाइटेड को अल्टीमेटली निगल जाने की उनकी पहली चाल सफल हो जाएगी। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, हम आज कह नहीं सकते, लेकिन उस पर अभी हम और डिटेल में आगे आज प्रोग्राम में आएंगे। दूसरी उनकी पूरी पूरी कोशिश होगी कि इंडिया अलायंस के लोगों को जितना हो सके कमजोर किया जाए, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी। संसद के भीतर कमजोर करने का काम ओम बिरला जी करेंगे, जगदीप धनखड़ जी करेंगे। और मुझे इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा बुशरा जी कि आने वाले दिनों में हम सस्पेंशन फिर से होता देखें, क्योंकि उसकी पहली जो एक सबूत कह लें या उसकी एक बानगी कह लें, धनखड़ साहब ने ऑलरेडी अपने पुराने तेवर दिखाते हुए कह दिया कि खड़गे जी तो वेल में आ गए, ये तो कितना गलत कर दिया। 25 लाख नीट के छात्र अन्याय से तड़प रहे हैं, उनके परिवारजनों को मिला लूं तो 1.5 से 2 करोड़ लोग परेशान हैं, और आने वाली पीढ़ियों के 2-2 करोड़ लोग और परेशान हो रहे हैं देख के कि हो क्या रहा है। और धनखड़ साहब को इस बात से तकलीफ है कि खड़गे जी वेल में आ गए। अब ये तो इनकी प्रायोरिटीज हैं। तो दूसरा खेल इनका यही होगा कि इंडिया अलायंस को ऐसे तोड़ो, नहीं तो बाहर तोड़ो। बाहर तोड़ने के लिए ला रहे हैं बीएनएस। अब बीएनएस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड प्रश्न है। और तीसरा यह है कि किसी भी तरह जो इन्होंने अपनी इमेज बनाई है बुशरा जी पिछले 10 सालों में, बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे खर्च करके, और पब्लिक एक्सप्रेशन के सारे आउटलेट्स को लगभग पूरी तरह से कुचलने के बाद कि भाई हम सुप्रीम हैं, हम गलतियां नहीं करते, हमारा दिल साफ है, बाकी सबके दिलों में चोर है, हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, बाकी सब लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं, ये जो इमेज बनाई है, इसमें जरा सा भी खलल ना पड़े, ये इनका तीसरा प्रयास होगा। और अभी पिछले 10-15 दिनों में हमको एडिक्वेट मात्रा में इस चीज के सबूत मिल चुके हैं। मैं किसी भी तरह की निराशा को जन्म नहीं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। और मैं साथ ही साथ, इससे पहले कि आप अपना अगला प्रश्न लें, एक बात बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में यह बता दूं, भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है, इस बात का इल्म है, समझ है, और बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है दैट दे कुड हैव लॉस्ट कैटेस्ट्रॉफिकली। थोड़ा सा भी अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज होता, वर्तमान 66 में से अगर एक वोटर भी, जैसा योगेश यादव जी की बहुत अच्छी एनालिसिस ने बताया, इधर का उधर होता, तो ये बुरी तरह से 200 के नीचे आ गए होते।
अब बाकी इलेक्शन कमीशन की अन्य करतूतों तो पर मैं आज कुछ बोलूंगा नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं था, वैसे भी 200 के नीचे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये बहुत भयानक डर है कि बीच रास्ते में ही गाड़ी का पहिया कहीं टूट के अलग न हो जाए। इंडिया अलायंस के लिए और देशभक्त जनता के लिए अब ये परीक्षा की घड़ी है कि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि वी हैव टू डिमांड दैट आवर राइट्स बी प्रोटेक्टेड। हमें सिर्फ संविधान को जिंदा रखने की कोशिश और जय संविधान बोलकर उसके मूल्यों के प्रति जिंदा रहना है। अगर हमने सिर्फ इतना भी कर लिया तो यकीन मानिए 1 साल में पूरी तस्वीर पलट जाएगी। जी बुशरा जी। जी। जय संविधान से तो हमने देखा कि कैसे ओम बिरला को ऐतराज है, और जी हमने वो देखा कि जो बातें विपक्ष लगातार कहता रहा वो अब हमें संसद के बाहर होती थी, लेकिन हम संसद के अंदर भी हमें वो तमाम बातें अब देखने के लिए मिल रही हैं। और संसदीय परंपराएं, ये इन सबका मान तो ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी रखा, और वो साफ तौर पर लग रहा है कि ओम बिरला भी उसका कोई मान रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष के जी लोगों को धुतकार कर, एक तरह से धुतकार कर, डांट डपट कर, वो तमाम चीजें, वो शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो मेरे अभी मुंह में है, मैं बोलना चाहती थी लेकिन नहीं करूंगी। वो तमाम चीजें वो हमें साफ तौर पर वहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। सवाल ये है संदीप जी, जो लोगों के मन में भी होगा कि एक तरफ जब ये जी सरकार बनी थी और जब ये अभी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, तो लगा ये दो बैसाखियां जो हैं वो किसी भी वक्त इधर से उधर जा सकती हैं, और फिलहाल बहुत मजबूती में नजर आ रहा है विपक्ष, और वो हम देख भी रहे हैं कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पर है। लेकिन जी फिलहाल बिहार की अगर हम बात कर लें, और ये जो प्रेशर टैक्टिक्स जो नीतीश कुमार ने आज आज बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए, बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, और हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी। लड़ाई किससे जारी रहेगी? यानी कि भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से जारी रहेगी। और ये भी कहा है कि जी नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा, जबकि बिहार में हम देख रहे हैं कि वहां के जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो लगातार कह रहा है कि नहीं भाई, हम बड़ी भाई की भूमिका में होंगे। यानी कि आने वाला जी चुनाव एक टकराव की स्थिति तो पैदा करने जा रहा है। और जब जब नीतीश कुमार बहुत कन्विक्शन से ये कहते हैं कि मैं बदलूंगा नहीं, वो तब तब बदल जाते हैं। जी। अब यहाँ पर 3 मुद्दे हैं। अच्छा, आपका सवाल आप पूरा कर लीजिए। जी, तो मेरा सवाल यही है कि भले ही बार-बार मैं हेडलाइंस मैनेजमेंट इसलिए करती हूँ क्योंकि उसी के ज़रिए इन्होंने अपनी पूरी सरकार 10 साल चलाई, और अभी भी वही करने की बिल्कुल कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। अभी ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव विधानसभा के जो 4 स्टेट में होने जा रहे हैं, और बिहार के चुनाव, ये सबसे बड़ी टकराव की स्थिति पैदा करने जा रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आने जी वाले 6 महीने नरेंद्र मोदी के लिए सबसे मुश्किल हैं। बिल्कुल 100% सही कह रही हैं आप। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में इनकी हालत कितनी खराब है एनडीए गठबंधन की, जो वह महायुति है, वो तो हमने महाराष्ट्र के कल के प्रस्तुत बजट में ही देख लिया। जो दूसरों पर खटाखट खटाखट स्कीमों का आरोप लगाते हैं, ये बोलते हैं कि आप तो देश की वित्तीय व्यवस्था को डगमगा देंगे और आप तो रेवड़ी कल्चर को जन्म देते हैं, वो लोग खुद खटाखट खटाखट और रेवड़ियों की बातें कर रहे हैं। अगर आपने महाराष्ट्र का बजट कल का देखा है तो वो तो बिल्कुल उसी लाइन पर चला गया है जिस लाइन पर सामाजिक न्याय की बात करके इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न प्रकार की पंच न्याय की बातें की थी। अब एक तरफ ये उनको गालियां भी देते हैं और दूसरी तरफ अपनी राजनीति साधने के लिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उनको डर है कि बहुत भयानक हार का सामना विधानसभा चुनावों में लोकसभा से भी बुरी हार होने वाली है। आप वहां पे कॉमन पब्लिक सेंटीमेंट देख लीजिए, महाराष्ट्र में हालात बहुत ही खराब हैं। तो ये वही खटाखट वाली बात करने लग जाते हैं, लेकिन पब्लिक पोस्चरिंग ऐसी करते हैं कि हमसे ज्यादा देश की फिजिकल स्थिति की चिंता तो किसी को है ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं झूठ है। तो ये हुई महाराष्ट्र की बात। अब उसका डर इनको बिहार में भी है। किसी भी कीमत पर ये यही चाहेंगे कि आने वाले समय में अगले साल का जो बिहार का चुनाव है, एक तो वो प्रीपोन ना हो, और दूसरी बात, अंदर ही अंदर बीजेपी, ये मेरा असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, अंदर ही अंदर बीजेपी जेडीयू को पूरी तरह से निगल जाने की तैयारी में है। जो भी कैट एंड माउस का गेम खेला जा रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जेडीयू को निगल जाओ, जितना जल्दी हो सके इनको निगल जाओ। और जो हालत बीजेडी की इन्होंने कर दी, बिल्कुल पहले स्टेप में आरजेडी की वही हालत करो, बाद में उसको निगल के खत्म कर दो। नीतीश कुमार जी की बेसिकली 3 मांगे हैं। आइए तीनों पे चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। आपको कहीं भी मुझे रोक के सवाल पूछना हो तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। जी। पहला
जो उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार की मांग की है, SCS। दूसरा है बढ़ा हुआ आरक्षण 65% का, 65% का, जो बिहार हाईकोर्ट ने एनल कर दिया एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का हवाला देते हुए कि वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, नवी अनुसूची में, ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। और तीसरा, जो आज उन्होंने संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और ये बोला कि भाई हमारे नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेतृत्व में। ये तीन बड़े मुद्दे आज की तारीख में हैं। एक एक करके तीनों पे बात करते हैं। संजय झा वाले मुद्दे पे मैं सबसे अंत में इसमें आऊंगा, क्योंकि वो सबसे मजेदार मुद्दा, जहां पूरा गेम टर्न हो सकता है, पांडियन और बीजेडी वाली कहानी रिपीट हो सकती है। सबसे पहली बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बिहार की। देखिए, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, यानी एक विशेष राज्य का दर्जा होता है, ये कहानी दरअसल है क्या? मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसके इतिहास में जाऊं, आपके दर्शकों को उससे बहुत लाभ भी होगा, थोड़ा सामान्य ज्ञान भी बढ़ जाएगा, राजनीति में जरूरी होता है। हमारे संविधान में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई मेंशन नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आजादी के कुछ सालों के बाद ये समझ में आया कि हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है। ऐसे 5-6 पैरामीटर्स थे। तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग। योजना आयोग को तो 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने अपने पूरे फ्लेयर से, अपने स्टाइल से, लाल किले के भाषण से योजना आयोग को तो कूड़ेदान में डालकर उसकी जगह नीति आयोग बना दिया, जो उनका मार्केटिंग एजेंट बन के रह गया। और नीति आयोग ने क्या किया हमने देख लिया। लेकिन पहले एक योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अंदर एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, NDC। तो दरअसल जब फाइनेंस कमीशन बनता था, ये पैरेलल चलते थे, वित्त आयोग और योजना आयोग। तो जब पांचवा फाइनेंस कमीशन बना था, और ये मैं आपसे 1969 की बात कर रहा हूं, 1969 की, तब उन्होंने पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेट नाम की कोई चीज को परिभाषित किया था। और पहली बार में जम्मू और कश्मीर, आसाम और नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दिया गया था। फिर से आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आर्टिकल 370 वाला स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर वाला मामला नहीं है। तो दोनों में क्या फर्क होता है? स्पेशल स्टेटस में राजनीति इन्वॉल्व होती है, लेजिस्लेशन इन्वॉल्व होता है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मोस्टली इकोनॉमी, फाइनेंस, टैक्सेशन का होता है। तो बिहार में नीतीश जी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। अब हुआ यह कि कई सालों तक तो ये मिला, कई राज्यों को मिला, लेकिन जैसे ही 14वां वित्त आयोग बना, 14 फाइनेंस कमीशन, उसने ये बोला कि भाई अब हमको किसी भी तरह का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चलाना ही नहीं है। तो फिर स्टेट्स ने चिल्लाना शुरू किया कि ऐसा होगा तो फिर हम क्या तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कराधान के पूल में से अभी तक 32% बटता था, अब हम 42% देंगे। अंग्रेजी में बोले तो द शेयर ऑफ डेवल्यूशन was raised from 32% to 42% by the 14th फाइनेंस कमीशन, और 15वें वित्त आयोग ने उसको 41 कर दिया, क्योंकि तब जम्मू एंड कश्मीर यूटीज बन गए थे। और ऐसा करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट की मांग को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन 2014 में तेलंगाना बना। अब वो नया स्टेट था, बहुत सारे झगड़े थे सेपरेशन के, तो तेलंगाना को दिया गया स्पेशल कैटेगरी। तो तब से आंध्र प्रदेश और बिहार और ओडिशा चिल्ला रहे हैं कि हमको भी स्पेशल कैटेगरी दो। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग ये चाहते हैं बुशरा जी कि जैसे ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा, तो जितनी भी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS, सैकड़ों स्कीमें होती हैं, उसमें दिल्ली से 90% फाइनेंसिंग आनी शुरू हो जाती है। आज 60% आती है। तो फिर स्पेशल कैटेगरी मिलते ही सेंटर से पैसा बहुत आएगा। अब मोदी जी की प्रॉब्लम यह है कि केंद्र के पास इतना देने के लिए पैसा है नहीं, और अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दिया तो चंद्रबाबू नायडू को चुप बैठने वाले हैं क्या? अगले दिन वो भी खड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा, कैट एंड माउस का गेम बड़ा मजेदार अब चलने वाला है, और रोज इसमें नई नई कहानियां, बहाने, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आएंगे। और फिलहाल मुझे लगता नहीं कि मोदी जी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की स्थिति में बिल्कुल भी होंगे, और वो तीसरे पॉइंट पे से हम समझेंगे कि क्यों नहीं। और इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी में दूसरे फायदे होते हैं कि फंड का लैप्स नहीं होता वगैरह, तो ये तकनीकी बात है। तो ये तो बात हो गई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। नीतीश जी इस मांग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिहार की जनता की आंखों में अपना दर्जा ऊंचा बनाए रखने के लिए उनके लिए मांग बार बार करना जरूरी है। हालांकि वो ये जानते हैं कि मोदी जी ये देने की वित्तीय स्थिति में नहीं है आज की तारीख में। तो ये हो गई पहली बात। तो ये चलता रहेगा ये गेम, भले ही मोदी जी अगले साल अक्टूबर तक दे ना दें, नीतीश जी बार बार बोलते रहेंगे। और फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? ये तो एक पॉलिटिकल डिमांड है, लेकिन नीतीश जी ये गेम खेलेंगे। अब आते हैं दूसरी मांग पर, आरक्षण वाली, और तीसरी हम संजय झा वाले पर आएंगे।
आरक्षण के मामले में नीतीश जी ने बहुत पॉजिटिव कदम उठाया था। उन्होंने पूरा कास्ट सर्वे करवाया, जो बाद में देखा देखी दूसरे कई राज्यों में हो रहा है। और पैन इंडिया कास्ट सेंसस की मांग नीतीश जी ने उठाई थी। हालांकि अब वो एकदम चुप हो गए, क्योंकि अब वो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी तो जनरल सेंसस ही नहीं करा रहे हैं। कास्ट सेंसस की तो बात ही छोड़ दीजिए। 2021 का देश भर का आम जनगणना तक अमित शाह जी के नेतृत्व में होम मिनिस्ट्री और सेंसस रजिस्ट्रार जनरल करवा ही नहीं रहे। उसके बहुत सारे उनके दूसरे डर हैं, इसलिए उन्होंने उसको मुलतवी करके छोड़ दिया। भगवान जाने कब होगा, उसके बिना ही देश चला जा रहा है 2011 के डेटा पे, सोचिए। तो नीतीश जी ने ये अच्छा काम किया और उन्होंने कानून बना के बीजेपी के समर्थन से बिहार विधानसभा में 50% को बढ़ा के 65% किया। दरअसल हमारे देश में बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को यह है कि आरक्षण की सीमा 50% है। वो सीमा ऑलरेडी मोदी जी तोड़ के 60% ईडब्ल्यूएस के जरिए पहले ही कर चुके हैं। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में बोलते हैं 50%, 50%। अरे भाई, 50% सीमा तो कब की तोड़ दी गई, वो तो 50 प्लस 10 60 तो वैसे ही हो चुका है। तो 50 से 65 किया, मतलब 60 से 75 किया। खैर, तो इस 65% को बिहार हाईकोर्ट ने बहुत सारे तकनीकी तर्कों पे खारिज कर दिया। उसका मैंने पूरा डिटेल जब स्टडी किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट बिहार हाईकोर्ट के फैसले को पलट भी देगा और बिहार सरकार वहां जाएगी। देखिए, बिहार में ये जो परसेंटेज बढ़ाया था नीतीश कुमार ने कानूनी रूप से, वो जायज है। जायज इसलिए है कि बिहार की परिस्थिति वाकई में एक अपवाद स्वरूप परिस्थिति है, एक्सेप्शनल सर्कम दिस स्पेसिफिक हुई होगी। अभी एक फोन आया था, मैंने कट कर दिया। बिहार में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इसलिए हैं बुशरा जी। बिहार की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति औसत आय भारत में सबसे नीचे है। बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर भारत में सबसे ऊपर है। और बिहार की शहरीकरण की दर, अर्बनाइजेशन की रेट भारत में सबसे कम है। तो बिहार वाकई में नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं है और इसलिए रेजिंग ऑफ रिजर्वेशन एज पर द 1992 जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट, जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जजमेंट का ही हवाला दिया जाता है 50% का, उसमें यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो आप इस लिमिट को तोड़ सकते हैं। बिहार में वो है। तो नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को ऐसे ही सरेंडर करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो उनके पास एक बहुत अच्छा हथियार है और वो ये है कि मोदी जी को बोले 9 शेड्यूल में डाल दो। तो ये 9 शेड्यूल क्या होता है? देखिए, ये बहुत पुराना 1950 के समय से, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से है। जब हम लैंड रिफॉर्म करना शुरू किए थे भारत में, तो जमींदारों ने एक के बाद एक केसेस डाल दिए थे हाई कोर्ट्स में और सरकार हारने लग गई थी। तो तब नेहरू जी को समझ में आ गया था कि अगर हम ऐसी केसेस हारते रहे तो देश में सुधार कहां से होगा। तो एक नवी अनुसूची बनाई गई कि इसमें अगर कोई कानून डाला गया तो वो न्यायिक समीक्षा से मोटे तौर पे बाहर हो जाएगा। तो इसलिए आने वाले 50 सालों में, 60 सालों में सैकड़ों कानून राज्यों ने 9th अनुसूची में डलवा दिए, नवी अनुसूची में। और मोटे तौर पर जुडिशरी उसको टच नहीं करती है, मोटे तौर पे। नीतीश जी यही चाहते हैं कि मोदी जी आगे बढ़ के इस कानून को 9 शेड्यूल में डाल दें। मोदी जी ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो सारे आरक्षण विरोधी लोग हैं। मोदी जी का जो राइट विंग समर्थन का पूरा गुट है वो तो चाहते ही नहीं कि भारत में आरक्षण हो। आरक्षण की सीमा बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, आप तो सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स पढ़िए ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो नीतीश के हाथ में ये भी एक ट्रम्प कार्ड है और वो इसको अच्छे से खेलेंगे। और मोदी जी के लिए बहुत दिक्कत है, सेंसस तो करा नहीं पा रहे, कास्ट सेंसस तो क्या करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों मुद्दे क्लियर हो गए। अब हम तीसरे पर आते हैं, जो आज उन्होंने संजय झा साहब को, जो राज्यसभा के एमपी भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं जेडीयू के, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है। अब इस पे दो व्यूज जनरली सामने आ रहे हैं। पहला व्यू थोड़ा कमजोर है और दूसरा व्यू बड़ा मजबूत है। कमजोर व्यू ये है कि संजय झा साहब जो हैं वो बीजेपी के ही वोट बैंक में बिहार में सेंध लगाने में मदद करेंगे, सवर्ण वोट बैंक में। अब ये तर्क कितना सही है कितना गलत है मुझे पता नहीं है। मैं इसको बहुत ज्यादा मजबूत तर्क नहीं मानता। आपके दर्शक भी इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दें कमेंट थ्रेड में। खासतौर पर जो बिहार के दर्शक हैं उन्हें ज्यादा पता होगा हमसे, हम भी सीख लेंगे। और दूसरा तर्क जो है वो ज्यादा मजबूत लगता है मुझे कि ये शायद जेडीयू के पतन की शुरुआत हो चुकी है। आप जानते ही हैं कि संजय झा साहब ओरिजिनली बीजेपी से ही लाए गए हैं, इंपोर्टेड है वहां से वो, और उनका बीजेपी से क्या लिंक रहा है ये सबको पता है। तो
ये कहीं ना कहीं बीजेडी पटनायक और पांडियन मॉडल की जेडीयू में शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है कि अब यहां से धीरे धीरे बीजेपी लेकिन पार्टी नीतीश के ऊपर कुमार अपने कैप्चर करना जी शुरू। संदीप जी, लेकिन सवाल यही जी है, और सवाल बार बार ये है कि अगर नीतीश कुमार के पास एनडीए के साथ रहना ही अकेला ऑप्शन होता, कि उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर वो पावर में बने रहना चाहते हैं तो, लेकिन उनके पास दूसरा ऑप्शन है। अगर नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ और अगर वो अपने तेवर बदल देते हैं और ये तमाम उनकी सामाजिक न्याय की जो उनकी लड़ाई है या तमाम जिस तरह की उन्होंने आज जो बातें कही हैं, वो सब कुछ मानने में इंडिया गठबंधन को कोई भी गुरेज नहीं होगा और वो ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं। सामाजिक न्याय की, आरक्षण की तमाम चीजें हमने देखी ही हैं। उनको ये पता है, जेडीयू ने देखा है, उन्होंने इतने दिन तक गठबंधन में बीजेपी के साथ रहे हैं, उन्होंने ये भी देखा है कि उनके साथ जो घटक दल रहे बीजेपी के साथ, उनका हश्र उन्होंने क्या किया है। शिवसेना से लेकर श्रोमणी अकाली दल से लेकर तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। आखिर ऐसी जी क्या मजबूरियां हैं फिर कि नीतीश कुमार अपने पतन की जो गाथा उनकी लिखी जा रही है उसके खुद स्क्रिप्ट राइटर बने हुए हैं? जी, कुछ तो मजबूरियां हैं और कुछ लालच है। लालच ये है कि मैं जितना डिले करूंगा इंडिया अलायंस की तरफ जाने में उतना वहां से ज्यादा मुझे बढ़िया ऑफर मिलेगा। तो हर ओके। गुजरते दिन के साथ उनको ये लालच होगा कि इंडिया अलायंस मुझे कुछ और देगा, कुछ और देगा, कुछ और देगा, तो उस पूरे मेरे प्लेटर को मैं और ज्यादा रंगीन बना लूं। एकदम अभी चला जाऊंगा तो मुझे शायद कम मिलेगा। लालच ये हो सकता है। और दूसरा है डर। डर यह है कि मैं अकेला गया और अगर टीडीपी वाले नहीं आए तो मेरे जाने से होगा भी क्या। पूरी की पूरी सत्ता पलट तो शायद हो भी नहीं पाएगी। और फिर बीजेपी हो सकता है बीएनएस का सहारा लेके और ईडी सीबीआई इत्यादि का सहारा लेके छोटी छोटी पार्टीज को अपने में मर्ज करके 272 पार कर गई तो मुझे तो वैसे ही नष्ट कर देंगे। तो ये जो शतरंज का खेल चल रहा है ये इतना सीधा नहीं है, इसमें सब तरफ से सभी लोग उलझे हुए हैं अभी। क्योंकि नंबर्स ऐसे हैं कि बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। और अगर आप और हम इस बात को समझ रहे हैं तो नीतीश तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ ही रहे हैं कि संजय झा साहब का बिल्कुल। एलिवेशन करना, उसकी परिणति नीतीश जी की और जेडीयू के अंत में हो सकती है। क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है और जो अभी पांडियन ने किया है बीजेडी के साथ और जो दूसरों के साथ होता आया है, तो नीतीश को तो ये बात पता होगी। तो मुझे लगता है वो सोच समझ के एक एक कदम उठा रहे हैं। और अगर संजय झा को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बना सकते हैं तो कल को वहां से उनको निष्कासित भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं उस पद से। ये अधिकार तो उन्हीं के पास है ना। तो हो सकता है कि ये सिर्फ चालें हैं, दीज आर ऑल मूव्स, ताकि अपनी पोजीशन मजबूत की जाए। बीजेपी के सामने क्या भी एक ये भी हो गाजर सकता लटका है, के रखी जाए क्या कि ये भाई। भी हो सकता है कि बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस देना हो संदीप जी कि आप ही के साथ हैं और फिर अंदर खाने कोई और खेल कर बिल्कुल रहे हो नीतीश कुमार, जिसके वो माहिर हैं, बिल्कुल शातिर खिलाड़ी हैं, कि चलिए जैसा आप कह रहे हैं अभी हम बिल्कुल वैसा ही करते जा रहे हैं। आपकी बात मान ली, आपने हमें बिल्कुल झुंझुनी पकड़ाए मंत्रिमंडल के नाम पर तो भी हम चुप रहे, आपने हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिया हम चुप रहे, आपने डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनाया, स्पीकर पे भी हमारी बात नहीं सुनी, अभी तक आप हमारी कोई बातें नहीं मान बिल्कुल। रहे, सब कुछ। और एंड पहले चुनाव से जो कि आरजेडी के साथ बहुत कंफर्टेबल है अभी भी नीतीश कुमार, और आरजेडी यस यस लगातार यस। ये कह रही है जी, और आरजेडी लगातार ये कह रही है कि वो उनके पास आएंगे, उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। हमने तेजस्वी यादव से लेकर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव, सबको हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल कहा हुआ है, चचा कहते हुए वो पूरे दरवाजे उन्होंने खोल रखे हैं। तो क्या कोई फैसला नीतीश कुमार इलेक्शन से जस्ट पहले ले सकते हैं और तब तक के लिए वो एक मुगालते में रख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि हमने ये देखा है बिल्कुल इस तरह के मुगालते पहले भी पैदा किए हैं नीतीश कुमार ने। वो तो इस खेल के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, पीएचडी होल्डर हैं इस खेल में। तो वो देखिए, नीतीश जी ने कभी भी लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी जी से बातचीत करना बंद किया ही नहीं है। भले ही कितने भी मन मुटाव पब्लिक में दिखाई दिए हों, उनके बीच तो ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है और ये सबको पता है। तो वो सब तरफ से गेम खेल रहे हैं अभी, और वो ये देख रहे हैं कि सिचुएशन इवॉल्व कैसी होती है, हर 24 घंटे में क्या बदलता जाएगा। अब देखिए, संसद के अंदर भी जो व्यवहार स्पीकर का और चेयरमैन साहब का आरएस में है, उससे भी एक सिग्नल जा रहा है कि आखिर बीजेपी किस हद तक जाएगी सत्ता बचाने के लिए। तो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू उसको भी स्टडी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग ठंडे पड़ रहे हैं, तो उतने ही एग्रेसिव है, उससे भी डिसीजन होगा। उन्हीं तीनों मुद्दों पर वापस आता हूं
जो पहला मुद्दा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये मोदी जी पे दबाव डालेगा। दूसरा मुद्दा जो रिजर्वेशन का प्रतिशत बढ़ाने का है, ये भी मोदी जी पे दबाव डालेगा। तो तीसरा उन्होंने जो गाजर लटका दिया है, कैरेट उन्होंने लगा दिया है, वो संजय झा जी का अपॉइंटमेंट है। क्योंकि सारे दबाव ही बनाएंगे तो बात ही टूट जाएगी। तो वो ऐसा बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं, ये मेरी समझ है। और अंदर खाने तो उन्होंने सब सोच के ही रखा होगा कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा। और उनका अंतिम लक्ष्य तो यही है कि उनको सीएम बनना है और अपनी मेजोरिटी पे बनना है। वो चाहते ही नहीं है कि और किसी दूसरी की मेजोरिटी पे वो माइनॉरिटी सीएम बने, जैसा होता आया है। अब उस गोल में वो अगले 12 महीने में कितने सफल होते हैं, ये तो अभी बीच में बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। खास तौर पर बाकी विधानसभा चुनावों में बीजेपी का क्या हाल होगा उस पर भी। जी जी, बिल्कुल। और क्या आपको ये भी लगता है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हम कर लेते हैं, झारखंड है जिसमें, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और फिर अगले साल बिहार का है। हालांकि नीतीश कुमार इस पर भी बजिद हैं कि ये चुनाव जल्दी कराए जाएं, इन्हें अक्टूबर नवंबर तक 2025 तक ना डिले किया जाए। ये प्रेशर वो लगातार उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी बनाया था, जो उनका वहां बिहार में गठबंधन है, और यही वजह मानी जाती है कि शायद उनको संयोजक नहीं बनाया गया और इस बात को नहीं माना गया कि भंग की जाए विधानसभा वहां पर, और इसलिए भी उन्होंने बीजेपी का सहारा जी लिया और बीजेपी ने भी एक तरह से उनको धोखा ही दिया। अभी आपको लग रहा है कि आने वाले 4 राज्यों के जो इलेक्शन है और उनके आने वाले रिजल्ट बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितने कमजोर अब जी हुए हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, वो और कमजोर ही होने जा रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, साफ तौर पर दिख रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और सबसे मजबूत महाराष्ट्र में है, उसके बाद हरियाणा, झारखंड, और जी अब तो हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है उसके बिल्कुल बाद कोई बिल्कुल। बड़ा खेल होगा? उसके बाद टीडीपी और इसके साथ साथ शिंदे ग्रुप, अजीत पवार, ये सब बड़े फैसले लेंगे और वो इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का, और इंडिया गठबंधन भी इंतजार कर रहा है सही वक्त का कि पहले इस सरकार को घुटनों पर लाया जाए, ये असली चेहरा इसका बार बार बेनकाब किया जाए लोगों के सामने, और उसके बाद एक नैतिक हाई मॉरल ग्राउंड्स लेते हुए वो खेल किया जाए जिसके इंतजार में वो लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन देखना चाहते थे। 100% सही बोल रही हैं आप। इंडिया गठबंधन फूक फूक के न केवल कदम रख रहा है, बल्कि सरकार की खामियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हुए खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार जो कि गिरती हुई छतों में साफ दिखाई दे रहा है, और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया जो उससे भी खराब आ रही है। मुझे पता नहीं है सरकार के एडवाइजर्स कौन हैं जो उन्हें बार बार बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली की ये छत गिरी तो 2008 में यूपीए ने बन। इससे बुरा डिफेंस तो हो ही नहीं सकता अपनी इमेज के लिए। सरकार, अगर मैं चला रहा होता, मैं अगर मोदी जी होता, तो मैं ट्वीट ये करता, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे इन प्रोजेक्ट्स में कमियां रह गई, जनता से हाथ जोड़कर माफी, आगे से हमारे मापदंड मानदंड सुधारे जाएंगे। आपको फिर से क्योंकि आप सबका प्यार मिल बायोलॉजिकली जाता। बॉर्न है संदीप देखिए, जी, क्योंकि आप बायोलॉजिकली बॉर्न हाँ है, बिल्कुल इसीलिए आप बिल्कुल। ऐसा करते हैं। मैं अगर, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अगर दिव्य पुरुष होता तो मैं शायद ऐसा सोचता भी नहीं कि क्या छोटे मोटे बायोलॉजिकल लोगों के चक्कर में पड़ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ ली नब्ज। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो अकड़ है, इसमें ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इसमें इनका जो पूरा एक इकबाल है वो धीरे 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 इरोड होता जा रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही है बात। लेकिन कल मैं जो सोशल मीडिया को गहराई से पढ़ रहा था, तो जो बहुत कट्टर समर्थक हैं मोदी जी के, बीजेपी के, आरएसएस के, उनमें से 40 से 45% लोगों का मैंने जब कैलकुलेशन किया देखा, उनका कहना था कि यार ये क्या हम बातें कर रहे हैं। ऐसे तो क्या जो पहले बना उसकी जिम्मेदारी मेंटेनेंस की भी हमारी नहीं होगी, रिपेयर और अपकीप की भी नहीं होगी। ऐसे उल्टे सीधे तर्क मत दिया करो। तो देश की जनता मूर्ख नहीं है। जैसे मोदी जी के ही शब्दों में हम अगर कहें तो आप लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब वो खुद ही समझ रहे हैं लोगों को मूर्ख, तो आप क्या बोल सकते हैं। तो एक तो है कि इनका खुद का इकबाल इस तरह की गतिविधियों से, हरकतों से कम होगा। दूसरा, इंडिया अलायंस अपने खुद के डायनामिक्स को भी मजबूत करेगा। अभी क्या है, नई नई संसद गठित हुई है, उसके अंदर के पूरे डायनामिक्स अभी पूरे स्थापित होना बाकी है। इंडिया अलायंस का आपसी कोऑर्डिनेशन होना, उनका एक सेक्रेटेरिएट बनना, ये बहुत जरूरी है। ये अभी तक बना नहीं है। तो एड हॉक बेसिस पे, तदर्थ बेसिस पे ही मीटिंग्स होती हैं, कुछ होता है। मैं तो हमेशा से कहता है कि इंडिया अलायंस को सबसे पहले अपना एक सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए, वहां हर पार्टी का एक नुमाइंदा बिठाना चाहिए और डेली इंडिया के क्या नाम से संजीव जी, इसको कम्युनिकेशन आने लेकर ये चाहिए। विचार हो रहा है कि शेडो पीएम
जो कि अक्सर हमने पहले भी देखा है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो शैडो पीएम की तरह बिहेव करते हैं, और एक शैडो कैबिनेट भी जी, शायद बनने जा रही है जो एक बिल्कुल, प्रेशर सरकार पर बिल्कुल। बनाकर रखेगी, और ऐसा जल्दी हो सकता है। देखिए, इंडिया अलायंस अगर अपना सचिवालय बना लेता और ब्रिटेन की ही तर्ज पर शैडो कैबिनेट, शैडो पीएम बनाता और डेली बेसिस पर अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट और छोटे-छोटे इंटरव्यू देना शुरू करता है, देश की राजनीति में गुणात्मक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। देयर विल बी अ मेजर क्वालिटेटिव पॉजिटिव चेंज इन दिस कंट्रीज पॉलिटिक्स, जो अभी बिल्कुल मुक्काबाजी वाली एक पॉलिटिक्स बना के रख दी गई है। पॉलिसीज पे बात होना शुरू हो जाएगी, वो बहुत जरूरी है। तो ये शैडो कैबिनेट जितना जल्दी ये बना लें और एक सचिवालय बनाए, कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। तो आपके मूल सवाल पर वापस आते हैं कि फिर अब इन विधानसभा चुनावों में क्या होगा। इनके परिणाम बहुत हद तक तय कर देंगे कि आगे की राजनीति कैसे जाने वाली है। महाराष्ट्र में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि महायुति और एनडीए बेहद घबराई हुई बैकफुट पर है। इसका अगर आखिरी सबूत चाहिए था तो वो था कल का बजट। जिन जिन चीजों की इन्होंने हमेशा भर्त्सना की है, बाल्टियां भर भर के वो चीजें ये लेकर आ गए हैं। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जो शिवराज जी की फ्लैगशिप योजना थी, जिसमें पैसा ही पैसा खटाखट बांटा गया, उसको उन्होंने लाड़की बहना नाम से एक दूसरी स्कीम बना के वहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, और ऐसी दूसरी खटाखट योजनाएं वो ले आए। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता दैट दे हैव लॉस्ट पॉलिटिकल ग्राउंड इन महाराष्ट्र इन अ वेरी सब्सटेंशियल वे। लेकिन मैं फिर बता दूं, इंडिया अलायंस महाराष्ट्र या एमवीए महाराष्ट्र जीत चुका है, यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पे काम वो एक अलग ही खेल होता है, और वो अगले 3 महीने की इंडिया अलायंस की लड़ाई है। प्लस बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा देगी इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि यूपी में लोकसभा में हार होने के बाद अब वो किसी भी हालत में दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। और फिर उनका दोस्त इलेक्शन कमीशन तो तैयारी बैठा रहता है इन मामलों में। मैं उस पर अभी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। देखिए, लोकसभा जी। चुनावों में भी मैं आपको फिर बता दूं, इंडिया अलायंस बड़ा आलसी साबित हुआ। सारी लड़ाई तो सिविल सोसाइटी ने लड़ी। फॉर्म 17C का मुद्दा इंडिया अलायंस ने कब उठाया, आप बता दीजिए मुझे। वो तो सारे एक्टिविस्ट उठा उठा के चीख पुकार मचा रहे थे, जिससे दबाव बना फॉर्म 17C का। तब जाके आखिरी महीने में इंडिया अलायंस के नेताओं ने उठाया। तो अगर वैसा ही आलस दिखाएंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा हाथ से जा सकती है इनके। हम ये मान के ना चलेंगे ये जीत चुके हैं। बहुत कड़ी लड़ाई है और बीजेपी छोड़ेगी नहीं आसानी से। और जैसा मैंने कहा, संवैधानिक संस्थाएं तो सरेंडर है पूरी की पूरी। जय संविधान बोलने पे जब तकलीफ हो रही है लोगों को, तो बाकी की बातें तो मैं क्या ही करूं। तो ये हो गई बात महाराष्ट्र की। झारखंड में तो चमत्कार हो गया, जो किसी ने सोचा ही नहीं था वो हो गया। झारखंड के हाईकोर्ट ने ईडी को पूरी तरह से तर्कों को नकारते हुए, उनको न 48 घंटे का एक्स्ट्रा समय देते हुए, आप अगर वो जजमेंट पढ़ें जज साहब का, उसके बाद कुछ ज्यादा बचता नहीं है। मतलब कंसर्न मिनिस्टर को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए उस जजमेंट के बाद। अब लेकिन जैसे राजनाथ सिंह साहब ने एक बार बड़ी खूबसूरती से कहा था, ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है। एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। अब वो तो एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट रहा है 10 साल पुराना कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। उसी दिन ये साफ हो गया था कि इस देश में अब जवाबदेही की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। मतलब एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। आप जरा सोच के देखिए कि क्या संविधान से चलने वाले किसी देश में इस तरह की बात कोई सीनियर पॉलिटिशियन कर सकता है। लेकिन वो बात 100% सही निकली। आप बता दीजिए कि इस्तीफा कभी किसी का हुआ हो तो कुछ नहीं होता है। जी। तो झारखंड उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, और जिस तरह हेमंत सोरेन बाहर आए और वो अब जिस जोश में दिखाई दे रहे हैं, तो झारखंड की लड़ाई बहुत ही रोचक होगी। सिर्फ झारखंड नहीं, इंडिया अलायंस में एक पूरी नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। हरियाणा भी पूरी तरह से फिलहाल बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है, लेकिन अब मैं उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं, आज का टॉपिक नहीं है। कांग्रेस की अंदर की लड़ाइयों पे तो पूरी पीएचडी थीसिस लिखी जा सकती है हरियाणा की। मतलब कांग्रेस ही हरा देगी कांग्रेस को हरियाणा में, अगर उसको सही ढंग से संभाला नहीं गया तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चुनावों के नतीजे एक फोरगॉन कंक्लूजन है, ये मान के बिल्कुल मत चलिए। मतलब कुछ भी हो सकता है अगर सही ढंग से इंडिया अलायंस ने अपने पत्ते नहीं खेले तो। पर हाँ, अगर ये चुनाव ये लोग ढंग से खेले और जीते, मोदी जी सब्सटैंशियली वीक होके निकलेंगे। उसका एक और बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। अगर आप इकोनॉमी पे कोई आगे सवाल पूछेंगी तो मैं गहराई में भी बता दूंगा। देखिए,
स्केल एंड स्पीड मोदी जी का एक फॉर्मूला है। स्केल एंड स्पीड कि हम इस देश में अधोसंरचना का विकास स्केल और स्पीड, स्केल का मतलब होता है पैमाना, स्पीड का मतलब होता है गति, उसमें गुणवत्ता की कोई जगह नहीं है। और यह साबित हो गया पिछले एक हफ्ते में। अब मैं ऐसे 25 उदाहरण इंफ्रास्ट्रक्चर के गिना सकता हूं। देखिए, हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमारा इनकम टैक्स, हमारा जीएसटी, हमारा प्रोफेशनल टैक्स, हमारा टोल टैक्स, मैं ऐसे 20 टैक्स गिना सकता हूं जो आप और मैं भरते हैं। इसी से बन रहा है ना सब कुछ। वो खराब होगा तो हमें खुशी होगी क्या? हमें तो खून के आंसू आते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। 20-25 उदाहरण मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे दे सकता हूं जो पिछले 2 से 3 महीने में जिसमें गड़बड़ हुई, जिसका कारण मूलतः घोटालेबाजी रहा होगा। अब स्केल और स्पीड का नारा जो मोदी जी ने दिया है, उसमें वो क्वालिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके हैं। तो अगले 6 महीने में ऐसी और चीजें सामने आने वाली। ये रुकेंगे नहीं यहां पे। बारिश का मौसम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त बाकी। भगवान जाने आगे क्या क्या विनाश देखना बाकी है। भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अगर काम ऐसा हुआ है तो अंजाम भी हमें साफ दिखाई दे रहा है। ये सारे फैक्टर्स जुड़ के मुझे लगता है मोदी जी के लिए, एनडीए गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल राजनीतिक स्थिति आसान नहीं होने देने वाले हैं। और जी इकोनॉमी और भारतीय न्याय संहिता से उपजने वाले तनाव, वो तो पूरे नए चैप्टर 1 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। जी बुशरा जी। बिल्कुल। और अभी हम ये देख ही रहे हैं कि ये चुनाव भी अगर हम देखें लोकसभा का 2024 का, इसके जी। रिजल्ट और ये पूरा अगर हम ये प्रोसेस देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव था। ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी पर, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर, बिल्कुल। संविधान लोकतंत्र को बचाने, इन तमाम मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ा गया। और एक तरह से मैं कहूंगी कि ये मनोवैज्ञानिक जीत जो है वो इंडिया गठबंधन की हुई है। भले ही हम ये कह दें कि नंबरों में वो थोड़े पिछड़ गए, लेकिन उसके भी बहुत सारे जुड़े हुए उससे तथ्य हैं, उससे बहुत सारे जुड़े हुए उसके फैक्टर्स हैं जिन पर हम लगातार बात करते रहे हैं। क्योंकि वक्त की कमी है और मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ संक्षेप में कि क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं बीएनएस की, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की, जो 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, जिसको हम ये देखें कि किस तरह से उसको पास भी कराया गया है। 94 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर बिना किसी डिस्कशन के इसको पास करा लिया गया। अब ममता बनर्जी से जी। लेकर और कई ऐसे घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के जिन्होंने खत लिखा है और खत लिखकर कहा है कि इसको अभी लागू ना किया जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि इस पर पर्याप्त डिस्कशन नहीं किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे जी। ये कि इस 1 जुलाई से आम जनता, राजनीतिक दल, इन सब के लिए क्या बदलने जा रहा है ये लागू अगर हो जाता है? क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि इस देश को पुलिसिया स्टेट में तब्दील करने की ना सिर्फ कोशिश है, बल्कि ये पूरी की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। और उसके साथ साथ ये जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन करेगा। हमने देखा कि कैसे तमाम जो भी धाराएं हैं उन सबको बदल 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 जाएंगी वो, और वकीलों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो बिल्कुल। सब भी हम देख रहे हैं। और पुलिस को कैसे एक अथॉरिटी बना दिया जाएगा वो भी हम 1 जुलाई से देखेंगे। कैसे देखते हैं और कितना बिल्कुल। खतरनाक है ये? 8 नवंबर 2016 की वो शाम आपको याद होगी बुशरा जी। रात को 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए थे और उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था। मित्रों, आज रात 12 बजे से ये नोट रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे। उसे कहा गया नोटबंदी और बताया गया कि उससे 1, 2, 3, 4, 5 ये फायदे होने वाले हैं। देश में क्रांति आ चुकी है और हमने उसका विनाशकारी परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर देख लिया। भारतीय न्याय संहिता भारत की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया की नोटबंदी होने जा रही है। The new legal codes will be the demonetization of India's judicial and criminal law administrative machinery. ये मेरा असेसमेंट है और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे डर है कि मैं शायद सही साबित होऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बहुत सरल कारण है उसके। आपने 150 साल से चली आ रही पूरी तरह जमी हुई प्रूवन व्यवस्था को रातों रात पलट दिया, क्योंकि आपको अपना सिक्का जमाना है कि देखो मैंने तो औपनिवेशिक काल के कानून खत्म कर दिए। ये कौन सा तर्क है? कानून और जुडिशरी ऐसे नहीं चलती दशकों तक।
जो निर्णय होते हैं उनसे ट्रेडिशंस बनते हैं, परिपाटियां बनती हैं, प्रेसिडेंट्स बनते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और नॉलेज क्रिएट होता है। आपने रातों रात बोला, सब फेंक दो उठा के। आपने सोचा भी है इसके परिणाम क्या होंगे? पहला परिणाम, सारी धाराओं के नंबर बदल दिए तो अब भारत में दो जुडिशियल सिस्टम पैरेलल चलेंगे। जो पुराने 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं वो पुरानी धाराओं पे चलने वाले हैं, और जो कल से लाखों केसेस हर महीने नए आएंगे वो नई धाराओं पर आएंगे। अब ये दो सिस्टम पैरेलल चलेंगे। अब मुझे पता नहीं है कि वो पुराने को भी उठा के अगर यहां लाने वाले हैं तो उसमें तो 10 साल सिर्फ उसके रीट्रांसक्रिप्शन में ही लग जाएंगे। तो क्या इन्होंने सोचा भी है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है करना? वकीलों और सारे लॉ ऑफिसर्स की जिंदगी बहुत कठिन होती है। 15-15, 16-16 घंटे कागज में घुसे रहना पड़ता है, किताबों में घुसे। उनके सामने ये पूरी नई 2 किताबों के सेट लेके चलने हैं आपको। आपको लगता है ये आसान है, जबकि ऑलरेडी 5 करोड़ केसेस का पेंडिंग केस लोड चल रहा है हमारे देश पे। तो पता नहीं इसके पीछे इनकी सोच क्या रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जिस डीकोलोनाइजेशन की बात करके इसको लाए वो तर्क एक्चुअली गलत है, क्योंकि आपने बस धाराओं के नंबर आगे पीछे कर दिए, तो उसमें डीकोलोनाइजेशन कहां हुआ, बल्कि और हेडेक पैदा हो गया। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर 70-80% धाराओं को इन्होंने बदला नहीं है, वैसा का वैसा छोड़ दिया है। लेकिन जो 15-20% धाराएं बदली हैं वो ऐसी धाराएं बदली हैं जो भारत को पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में ले जाती हैं। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैंने जितने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वकीलों के आर्टिकल्स और इंटरव्यू देखे उस पे से मैंने ज्ञान लेके बता रहा हूं, मैं कहीं गलत भी हो सकता हूं इसमें। पुलिस को स्थानीय स्तर पर ऐसे ऐसे अधिकार अब दिए जाने वाले हैं 1 तारीख से। एक उदाहरण देता हूं, आतंकवाद। आज अगर किसी को यूएपीए में आतंकवाद के लिए पकड़ना होता है तो एक सीनियर अधिकारी की परमिशन के बाद वो कानून लागू होता है, जैसे आपने अभी अरुंधति रॉय के केस में एलजी की परमिशन के बारे में सुना होगा। अब वो सुरक्षा कवच हटा लिया गया है, स्थानीय थानेदार अब किसी को भी फोन लगा के बोल सकता है, बेटा यूएपीए की आतंकवाद की धारा लगाऊं क्या तेरे पे? The kind of chilling effect it will have on the people of India cannot even be imagined. सोचिए, आप सोचिए। दूसरा, 15 दिनों तक हवालात में थानेदार बंद रख सकते थे, अब ऐसे प्रोविजंस हैं कि 90 दिनों तक आप हवालात में बंद रह सकते हैं, जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसी 10 चीजें गिना सकता हूं। इसका मुझे ऐसा लगता है कि यह बनाने के पीछे की सोच, जिन्होंने भी महान आत्माओं ने इसको बनाया है, उनकी सोच यह है कि 10 साल से पूरा प्रयास करके जिस फ्री मीडिया को हमने तबाह कर दिया, जो बहादुर जर्नलिस्टों को तबाह कर दिया या खरीद लिया या गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया, जिस आरटीआई को अंदर से ही हमने पूरा खोखला कर दिया अपॉइंटमेंट नहीं कर करके, सिटीजनरी को हमने पूरी तरह से भक्तों में तब्दील करने के प्रयास किए, विसल ब्लोइंग की प्रोसेस को ही खत्म कर दिया, फिर भी ये कुछ बोलने वाले लोग बच कहां से गए हैं? तो ये लगाओ भारतीय न्याय संहिता और अब इनको भी धर लो सबको। इसके सिवा मुझे तो दूसरा कोई कारण इसके पीछे नहीं दिखता है। जैसा मैंने फिर से कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा विश्लेषण पूरी तरह गलत हो इस मामले में, बट मुझे लगता है आने वाले महीने हमारे जुडिशियल और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए एक नाइटमेयर साबित होने जाने वाले हैं। As I said initially, this seems to be, BNS seems to me to be the demonetization of the judicial and criminal justice administration system of India, and I can only hope and pray that the government delays its implementation। और अलग अलग राज्यों को बहुत डर है इसके इंप्लीमेंटेशन से और उसके बहुत जस्टिफाइड कारण भी हैं। तो 1 साल के लिए इसको मुलतवी करें, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करें, और ये जो चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट करने के प्रोविजन से उनको सबको हटा दें, उसके बाद किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत अजीबोगरीब फेज में बस कुछ ही घंटों में एंटर करने जा रहे हैं। जी बुशरा जी। बिल्कुल, और जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं हो रही है, जिसके बारे में संसद में इसको नहीं उठाया गया है। मीडिया ने तो सवाल उठाने, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो बंद ही कर दिया, उससे तो कोई खैर फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन इस पर कितनी बात होनी जरूरी है ये बेहद महत्वपूर्ण है, और हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते ये जरूर अपने दर्शकों से ये वादा करते हैं कि आपको इसके बारे में और हम एजुकेट करेंगे, आपको हम बताएंगे
कि आखिर 1 जुलाई से आपकी जिंदगी कितनी बदलने जा रही है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और अगले 6 महीनों में क्या कुछ होने जा रहा है उसके बारे में हमने बात की। बहुत अभी सवाल हैं लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए मुझे कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा संदीप जी। लेकिन आपके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और फिर से मैं आपको किसी दिन परेशान करूंगी कि हम फिर से बैठे और एक लंबी चर्चा करें इसके बारे में कि देश में आगे आने वाले वक्त में और क्या क्या होने जा रहा है और कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं, जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।